स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश चर्चा जोर गरम में। हम आज बात करेंगे चौथे दौर के लोकसभा क्षेत्रों के बारे में। वहां की अधिसूचना कल जारी होगी और नामांकन का दौर भी शुरू होगा उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में। चौथे चरण में जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है उसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्र हैं। चौथे चरण के अधिसूचना कल 2 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन का काम भी कल से शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल तक 9 अप्रैल तक ये नॉमिनेशन किए जा सकते हैं। 12 अप्रैल तक नाम वापसी की तारीख है और 29 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा और मतगणना सभी एक साथ लोकसभा क्षेत्रों की होगी 23 मई को। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे उन 5 लोकसभा क्षेत्रों की, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और बेगूसराय संसदीय क्षेत्रों की। चर्चा से पहले हम आपको बता दें इन 5 संसदीय क्षेत्रों में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन हैं, किनके किनके बीच लड़ाई है। सीधी टक्कर है महागठबंधन और एनडीए के बीच में और कुछ सीटों पर त्रिकोणात्मक संघर्ष भी देखने को मिलेगा। ये जो फेज है ये हॉट फेज है क्योंकि इसमें बेगूसराय भी शामिल है। दरभंगा संसदीय क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर गोपाल जी ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है और इनका मुकाबला महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी से होगा। कीर्ति आजाद पिछली बार यहां से चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर, अब वो अलग हो गए हैं, कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं। हालांकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें 2014 में 3,14,949 वोट मिला था। उनके खिलाफ फातिमी चुनाव लड़े थे आरजेडी से और उन्हें 2,79,906 वोट मिला था। 35,043 वोटों के अंतर से कीर्ति आजाद जीते थे। उजियारपुर संसदीय क्षेत्र से नित्यानंद राय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 3,17,352 वोट उन्हें पिछली बार मिले थे, चुनाव जीते थे। पिछली बार उनके मुकाबले आरजेडी के आलोक कुमार थे जिन्हें 2,56,883 वोट मिले थे। 60,469 वोटों के अंतर से नित्यानंद राय यहां से जीते थे। इस बार आरएलएसपी महागठबंधन का उम्मीदवार होगा लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। समस्तीपुर रामचंद्र पासवान एलजेपी के उम्मीदवार एक बार फिर से यहां चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के तौर पर। 2,70,401 वोट उन्हें मिले थे। अशोक राम पिछली बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस बार भी उनका मुकाबला अशोक राम से ही है जिन्हें 2,63,529 वोट मिले थे। 6,872 वोटों के अंतर से रामचंद्र पासवान जीते थे। बेगूसराय जिस हॉट सीट की हम बात कर रहे हैं, गिरिराज सिंह इस बार उम्मीदवार हैं। पिछली बार भोला सिंह चुनाव जीते थे, उनका निधन हो गया है। भोला सिंह को 4,28,227 वोट मिले थे। तनवीर हसन आरजेडी के पिछली बार उम्मीदवार थे, इस बार भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। 3,69,892 वोट उन्हें मिले थे। भोला सिंह करीब 58,835 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। इस बार सीपीआई से कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन के चुनाव मैदान में हैं और ये लड़ाई त्रिकोणात्मक है और बहुत ही जबरदस्त चुनाव यहां पर देखने को मिलेगा। मुंगेर जो 5वीं सीट है, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह उम्मीदवार हैं एनडीए के, जेडीयू के। पिछली बार हार गए थे और उन्हें 2,43,827 वोट मिला था। वीना देवी एलजेपी की यहां से चुनाव जीती थी। 3,52,911 वोट उन्हें मिले थे। 1,09,084 वोटों से वीना देवी जीती थी, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। कांग्रेस से यहां से चुनाव उम्मीदवार दिया है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं। ये 5 सीट है और इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे हॉट सीट बेगूसराय का है, बेगूसराय और बाकी जो 4 सीटें हैं। आज चर्चा में हमारे साथ सुकांत नागार्जुन जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संपादक कशिश न्यूज़, और अशोक मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, पटना के ब्यूरो हेड। संतोष जी के पास सबसे पहले चलते हैं। चौथे चरण के कल अधिसूचना जारी होगी और नामांकन का दौर शुरू होगा और इस चौथे दौर में बेगूसराय भी है जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। संतोष जी, इस चौथे चरण के 5 सीट और खास करके बेगूसराय में लड़ाई किस तरह की आप देख रहे हैं? देखिए, वाकई में ये जो चौथे चरण का चुनाव है और चौथे चरण में जिस तरीके से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, देखिए मिथिलांचल की हार्ट कहिए दरभंगा, वो भी चौथे चरण के चुनाव में और वहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी और गोपाल जी ठाकुर 2
एनडीए के उम्मीदवार के रूप में और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में दोनों चुनावी मैदान में। काफ़ी लंबे अरसे बाद अगर हम बात करें तो मिथिलांचल की हृदय स्थली पर जो खास करके पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जो फातमी और कीर्ति झा आज़ाद के बीच जो कह सकते हैं कि एक दूसरे तरीके के चुनाव का माहौल देखने को मिलता था, इस बार मिथिलांचल के लोग उससे अलग रहेंगे और हमें लगता है कि दो ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में जो काफ़ी शांत प्रवृत्ति के भी हैं और उनका एक अपना अलग पहचान उस कंस्टिट्यूंसी में है। तो ये एक काफ़ी, क्योंकि जब फातमी और कीर्ति झा आज़ाद आमने सामने होते थे तो काफ़ी टेंस माहौल रहता था और कह सकते हैं कि सांप्रदायिक रूप से भी काफ़ी भड़काऊ भाषण होता था, चीज़ों को उसी तरीके से दिशा देने की भी कोशिश होती थी। लेकिन इस बार सिद्दीकी का भी फेस कमोबेश सेकुलर फोर्स है और गोपाल जी ठाकुर में कीर्ति झा आज़ाद ऐसा दमखम नहीं है जो जिसके सहारे वो 1999 से लगातार दरभंगा में जीतते रहे और हारते रहे। ये एक कह सकते हैं कि हॉट सीट है दरभंगा, सबों की नज़र है। और उसके बाद अगर हम बात करें बेगूसराय की, तो वाकई में बेगूसराय का जो चुनाव है, देखिए आनंद जी, कुछ लोग आज ही इस विषय पर बात हो रही थी कि देश में या तो मंडल है नहीं तो कमंडल है, लेकिन बेगूसराय एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहां मंडल और कमंडल के इतर एक अलग तरह की राजनीति हो रही है और उसी को रोकने में मंडल और कमंडल दोनों साथ खड़े हैं। कई विश्लेषकों से आज हमारी इसको लेकर बात हो रही थी कि देश में मंडल और कमंडल के इतर भी कोई राजनीति जब तक कह सकते हैं कि एक शक्ल नहीं ले पाएगी डेवलपमेंट का या दूसरे तरीके की राजनीति की गुंजाइश कम है इस देश में। तो एक प्रयोग के तौर पे ही कहिए, एक प्रयोग लेबोरेटरी के रूप में ही कहिए, तो बेगूसराय में मंडल और कमंडल दोनों इस विचारधारा को रोकने के लिए अपनी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में। हमारी बात हो रही थी कि आखिर महागठबंधन कन्हैया के खिलाफ क्यों उम्मीदवार उतारने को आतुर है या क्यों उम्मीदवार उन्होंने उतारा। इसको लेकर जो बातें छन कर आ रही हैं कि देखिए दो ही विचारधारा अभी इस वक्त देश में है, जो दो विचारधाराओं के सहारे लोग चुनाव जीतते और हारते आ रहे हैं और इसमें बाकी तमाम चीज़ें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लहर के सहारे बनती और बिगड़ती रहती है। जैसे कास्ट मंडल पॉलिटिक्स का क्या असर है वो देख रहे हैं और कमंडल पॉलिटिक्स का क्या परिणाम है वो भी आप देख रहे हैं। तो दोनों जो कह सकते हैं कि एक तरह का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते, क्योंकि इस नैरेटिव के सहारे बहुत ही आसानी से राजनीति हो पाती है और इस राजनीति का मैं कह सकते हैं जो इसके सिरमौर हैं उन्हें आसानी होती है, इस तरह के राजनीति में भी लोगों को मोबिलाइज करने में भी आसानी होती है। तो ये एक बड़ा फर्क है। कन्हैया एक अलग तरह के राजनीति के सिंबल के रूप में वहाँ पे खड़े हैं और सब जो पूरे देश के लोग जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, जो राजनीति को लेकर इस तरह के सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, उन सबों की नज़र कहीं न कहीं कन्हैया पे है। जैसे दिल्ली में एक अल्टरनेटिव राजनीति की शुरुआत हुई आप पार्टी के तहत, उसी तरीके से कन्हैया के सहारे बिहार में भी एक अल्टरनेटिव राजनीति पॉलिटिक्स की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कन्हैया चुनाव जीतते हैं तो बिहार की भी राजनीति जो मंडल और कमंडल के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है उससे बाहर निकल जाएगी ये राजनीति। और यही वजह है कि तमाम चाहे मंडल समर्थक हो चाहे कमंडल समर्थक हो, कन्हैया चुनाव हारे इसको लेकर पूरी एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। और आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से प्रचार अभियान की शुरुआत हुई, आज ही गिरिराज सिंह जिस अंदाज में कहे कि आप अगर कोई गिरजाघर जाए तो आचार संहिता उल्लंघन का मामला नहीं बनता, कोई मस्जिद जाए तो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नहीं बनता, लेकिन मंदिर जाए तो वो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। ये कहाँ से ये मामला आया, ये समझ से परे चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से भी किसी मसले पर कोई कार्रवाई की हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसी अंदाज में राजनीति को, कमंडल की जो राजनीति है उसको वो गिरिराज सिंह आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो विचारधारा जो पिछले 30-40 वर्षों से बिहार के नहीं देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, मंडल और कमंडल की राजनीति, उससे एक अलग तरह की राजनीति कन्हैया बेगूसराय में उसकी शुरुआत की है। देखना यह है परिणाम क्या आता है, लेकिन इतना तय है देशद्रोही सही, लेकिन एक जिस तरीके से कहा जा रहा है उनको कि देशद्रोही हैं, देश के साथ तो टुकड़े टुकड़े करने वाले ये लोग हैं,
लेकिन एक अलग विचारधाराओं के साथ लेकर, जो अक्सर सीपीआई या वामपंथी संगठन इस तरह के विचारधाराओं की बात करते रहे कि हमें जब तक मंडल और कमंडल से बाहर देश को नहीं निकालेंगे तब तक देश नई दिशा की तरफ या देश में एक बड़े बदलाव की तरफ देश को बढ़ाना काफ़ी मुश्किल है। तो अब देखना यह है कि बेगूसराय लेनिनग्राद किसी समय कहा जाता था बेगूसराय को, और उस लेनिनग्राद को वो भेद पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है कि एक फिर से वो लेनिनग्राद में लाल झंडा फहराता है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण दो इशूज को लेकर बेगूसराय में चुनाव है, और हमें लगता है कि यही वजह है कि पूरे देश की मीडिया और पूरे देश के राजनीतिक विचारधाराओं से मानने वाले लोग, तमाम ऐसे लोगों जी बिल्कुल। तो मतलब कि एक तरह से सेंटर बन गया है बेगूसराय। आप वहां पर जो देख रहे हैं, वहां पर जो बातें की हैं, उससे ये लग रहा है कि 40 में से 39 सीटें उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी एक सीट बेगूसराय की सीट जितना महत्वपूर्ण है। वाकई में आनंद जी, अगर हम अल्टरनेटिव राजनीति की अगर बात करें तो वो बेगूसराय में दिख रहा है कि अगर कन्हैया चुनाव जीत गए कहीं, अगर क्योंकि उनके साथ ना कोई कास्ट, हालांकि देखिए मंडल की राजनीति करने वाले लगातार कन्हैया पर हमला कर रहे हैं कि वो भूमियार वाली सीट पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई कहने को तैयार नहीं कि उनका वो जन्मस्थली है, वो कर्म भूमि है। ये इस आधार पर उसको टारगेट ले रहा है कि ये जातिवादी है और भूमियार डोमिनेटेड इलाके से ही चुनाव लड़ रहा है। दूसरी बात, कमंडल की राजनीति की अगर हम बात करें तो हर कोई इसको देशद्रोही के चश्मे से देखने की कोशिश करता है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले संगठन से उनका नाम जोड़ता है। दोनों को खतरा है, ये समझने की जरूरत है। कन्हैया सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो चुनाव नहीं लड़ रहा है। अभी पूरे देश में अगर कन्हैया, जिग्नेश या हार्दिक पटेल या इस तरह के जो नए नौजवान जो राजनीति में आ रहे, चंद्रशेखर, अगर हम यूपी की बात करें तो ये तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज जो बरसों बरस से आ रहा है, जो हम बात करें, दो विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, उन विचारधाराओं को कहीं न कहीं चुनौती मिल रही है। इसलिए दोनों अपने तरीके से उन पर अटैक कर रहा है। यही, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, हालांकि दोनों विचारधाराओं को जब उन्हें जब भी मौका मिला, कभी वो राम मंदिर का वो ताला खुलवाते हैं तो कभी आरक्षण के पक्ष में कुछ बयान देते हैं। तो कांग्रेस बीच का रास्ता अख्तियार करता रहा है, लेकिन एक अल्टरनेटिव राजनीति के तौर पे कन्हैया सामने, और हमें लगता है कि इसका आने वाले समय में बड़ी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहां की स्थिति और इस चौथे चरण की जो प्रमुख सीटें हैं उसके बारे में विस्तार से समझाने के लिए संतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुकांत नागार्जुन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी अपनी एक पहचान है, बिहार की राजनीति को उन्होंने बहुत ही नज़दीक से देखा है, समझा है, और 2019 का चुनाव को वो भली भांति देख रहे हैं, और उसके बारे में हम इस चौथे चरण को समझने की कोशिश करेंगे। अशोक मिश्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौथे चरण की 5 सीटों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सुकांत नागार्जुन जी और अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। सुकांत जी, इन 5 लोकसभा क्षेत्र, अगर हम चौथे चरण की बात करें, इसमें कई दिग्गज भी हैं और बड़ा हाई प्रोफाइल सीट भी है। दरभंगा, कीर्ति आज़ाद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से उम्मीदवार हैं। आरजेडी के नित्यानंद राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर उम्मीदवार हैं। आरएलएसपी ने भी घोषणा नहीं की। रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से उम्मीदवार हैं। रामविलास पासवान के भाई कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अशोक राम यहाँ से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। बेगूसराय गिरिराज सिंह, तनवीर हसन और कन्हैया, इसकी तो चर्चा ही हो रही है। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के बीच मुकाबला। इन 5 सीटों के बारे में आपका आकलन क्या है? मैं संतोष जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। बेगूसराय के बारे में ये सही है कि बेगूसराय अल्टरनेटिव राजनीति की ओर इशारा करता है कि बिहार की भावी राजनीति क्या होगी। ये जाति के बंधनों में रहेगी, मतलब कमंडल के बंधन में रहेगी, या फिर ये मंडल के बंधन में रहेगी, या कमंडल के बंधन में रहेगी। ये अभी जैसे संतोष जी ने कहा कि गिरिराज जी ने मंदिर का सवाल फिर छेड़ा है। ये क्यों छेड़ा है, ये समझने में कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। गिरिराज जी की राजनीति सदैव यह रही है कि वह धर्म के नाम पर समाज को बांटो और लोगों को गोलबंद करो। तो अपनी उस दिशा की, उस राजनीति को वो आगे बढ़ा रहे हैं, और इसको चुनाव आयोग को जरूर देखना चाहिए कि आखिर ये बात ऐसी क्यों कर रहे हैं।
इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई किसी और ने ये बात नहीं की है, केंद्र सरकार के एक मंत्री ने की है। और मंत्री अगर ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से चुनाव अभियान चलाएंगे तो चुनाव का हश्र क्या होगा या किस दिशा में हम चुनाव को ले जाना चाहते हैं, ये समझने की बात है, ये बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कन्हैया का जहाँ तक सवाल है, पूरे देश की नज़र बेगूसराय पर है और कन्हैया को लोग उस लिहाज से देखते हैं कि भारतीय राजनीति में जो एक तीसरी और युवा धारा जो पैदा हो रही है, उस युवा धारा में कन्हैया सबसे अधिक वैचारिक आधार पर ज़मीन पर खड़े हैं। लेकिन कन्हैया के साथ एक वो भी तो जुड़ा हुआ है जिसको लेकर वो चर्चा में आए और कन्हैया को लोग जाने, बिल्कुल जेएनयू वाला प्रकरण। ये जेएनयू वाला प्रकरण की असलियत अभी आनी है, वह अदालत में मामला है, वह मामला अभी भी अदालत में है। और ये जरूर है, देश मतलब गिरिराज जी और गिरिराज जैसे लोग उसको देशद्रोही मानेंगे, लेकिन सवाल यह है कि वास्तविकता क्या है, यह अभी भी देश को जानना है। हम लोग जो जानते हैं यह दूसरी चीज़ है, लेकिन अदालत के जरिए वो वास्तविकता सामने आवे यह ज़्यादा ज़रूरी है और आ भी रहा है। लेकिन उसके पहले किसी को देशद्रोही आप साबित कर दीजिएगा, यह गलत है। अगर वह देशद्रोही है तो हमको लगता है कि गिरिराज जी जिस राजनीति के पैरोकार हैं वह राजनीति समाज तोरक है, विध्वंसक है। कन्हैया दिल्ली से निकले और बिहार में राजनीति करने की उन्होंने सोची होगी, उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस की सरकार थी जी। नीतीश जी से वो मिले, नीतीश जी ने उनको स्वीकार किया। लालू जी से मिले, लालू जी ने भी स्वीकार किया। और आज की तारीख में ये दोनों लोग उन्हें अपने पास खड़े होने नहीं देना चाह रहे हैं। खैर नीतीश जी तो अब इधर आ गए, लालू जी तक ने अपना उम्मीदवार दिया और उन्हें अपना उम्मीदवार मानने से इनकार कर दिया। देखिए, लालू जी और नीतीश जी की राजनीति एक है। राजनीति की में तुरशी अलग अलग हो सकती है, उसकी गर्माहट जो है वो अलग ताप आप महसूस करेंगे, लेकिन दोनों की राजनीति एक है। नीतीश जी भी जब समाज को खानों में बांटते हैं तो कौन सी राजनीति करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद जी जितना खुलेआम करते हैं, नीतीश जी परिष्कृत ढंग से वही राजनीति करते हैं। तो दोनों की राजनीति को, कन्हैया की राजनीति से परेशानी है। कन्हैया जब भी राजनीति करेंगे तो आम गरीबों को करेंगे, निर्धनों की करेंगे, उसमें जाति का तत्व नहीं रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जब राजनीति करेंगे और लालू जी जब राजनीति करेंगे तो उसमें जाति का तत्व रहेगा। उसमें आप दोनों के लिए वो खतरनाक हैं। उन दिनों लोगों को लगा नहीं था कि ये कन्हैया बेगूसराय में आके हमारा सरदर्द बन जाएगा, आज सरदर्द बन गया है। लेकिन वामपंथियों की राजनीति भी तो उसी जाति के आधार पर ही शुरू हुई। नहीं, ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो एक खास वर्ग के खिलाफ ही उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। नहीं, वामपंथी और उसका रिएक्शन आगे देखने को मिला। देखिए, वामपंथी की राजनीति, मैं किसी की वकालत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वामपंथी राजनीति जो थी वह वर्गवादी थी, वर्णवादी नहीं रही। तो वर्ग तो आया नहीं ना, वो तो समाजवाद के बाद ही रूस भी और बिखर गया, चाइना भी बिखर गया। ये अलग चीज है। क्लासलेस सोसाइटी तक तो आ ही नहीं। रूस बिखर गया, चीन बिखर गया, इसलिए वामपंथ या मार्क्सवाद खराब हो गया, ये किसने कह दिया? ये संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई गड़बड़ी रह गई हो और वह रूस बिखर गया हो, लेकिन यह आप नहीं कह सकते हैं कि मार्क्सवाद इरेलीवेंट हो गया। नहीं, इरेलीवेंट नहीं, मतलब वो सफल नहीं हो पाया। अगर हम सफल नहीं हो पाया इसका मतलब, क्योंकि पटना में भी कम्युनिस्ट का एक समय जलवा था, राम अवतार शास्त्री यहाँ से जीतते थे। बक्सर से 89 और 91 के भी चुनाव में महाराज डुमराव को हराकर तेज नारायण यादव जीते, सूरज प्रसाद वहां से चुनाव जीतते रहे। आप बेगूसराय को तो लेनिनग्राद कहा ही जाता है। अब वो ध्वस्त होते गए, अजीत सरकार की हत्या के बाद सीपीएम तक ध्वस्त होती गई। अल्ट्रा लेफ्ट अब एक आया 91 में, रामेश्वर प्रसाद सीपीआई से आरा से जीते, उसके बाद नहीं। तो ये सारी परिस्थितियां को लेकर है। अशोक जी के पास जरा चलते हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। अशोक जी, चौथे चरण का, चाहे वो दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, ये पांचों लोकसभा क्षेत्र और दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगेगी। कल से नामांकन का दौर यहां से शुरू हो रहा है। बेगूसराय भी है, दरभंगा भी है। बिल्कुल, देखिए, ये आनंद चौथे चरण का जो भी चुनाव है वो कई मायनों में दिलचस्प है। एक तो आपने जो बात कही है कि समूचे देश में
बेगूसराय सीट हॉट सीट बन गई है कन्हैया को लेकर के और गिरिराज सिंह को लेकर के। लेकिन इसके अलावे भी जो अन्य सीटें हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप कह सकते हैं कि अगर हम दरभंगा से ही चलें तो दरभंगा सीट को लेकर के ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो विवाद हुआ वो चरम पर हुआ और अंततः कीर्ति झा आज़ाद को वहाँ से बेटिकट होना पड़ा। वहाँ से आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दरभंगा पहली सीट है जहाँ से आप कह सकते हैं कि दोनों उम्मीदवार अब नए होंगे। कीर्ति झा आज़ाद उम्मीदवार 2014 में थे लेकिन इस बार नहीं है, और अब्दुल बारी सिद्दीकी भी 2014 में दरभंगा से चुनाव नहीं लड़े थे, यहाँ से अली अशरफ फातमी उम्मीदवार हुआ करते थे। तो वैसी परिस्थिति में दरभंगा में दोनों चेहरे नए हैं और कह सकते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का चेहरा बड़ा है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम आए तो अगर उजियारपुर की हम बात करें तो यहाँ कल तक जो दोस्त थे वो अब आमने सामने दुश्मन हो गए। नित्यानंद राय जी के खिलाफ में अब रालोसपा उम्मीदवार देगी, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़े या उनके जो लोग हैं वो पिछले चुनाव में एनडीए में थे और बीजेपी के साथ थे, आज वो आमने सामने होंगे। अगर समस्तीपुर की बात करें तो वहाँ अब जदयू के जो उम्मीदवार थे वो अब बाहर हैं, महेश्वर हजारी बाहर हैं और वहाँ अब आमने सामने की लड़ाई होगी तो अशोक राम और रामचंद्र पासवान जी के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि वहाँ भी उम्मीदवार बदला हुआ है। अब आइए बेगूसराय में आप कह सकते हैं कि अगर उनको छोड़ दें, तनवीर हसन को छोड़ दें, तो दोनों चेहरे जो बड़े गठबंधन के हैं या बड़ी हॉट सीट जिसे कहा जा रहा है वो दोनों चेहरे नए हैं। मुंगेर की अगर हम बात करें तो वहाँ गुरु और शिष्य के बीच ही टकराव है, यानी कि ललन सिंह के खिलाफ उनके शिष्य अनंत सिंह ने ही ताल ठोका है, अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में लाया। तो आप कह सकते हैं कि पिछले 2014 का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है और यह जो चौथे चरण का मतदान है इसमें जो सीटें हैं वो तो हॉट हैं ही, नेता भी हॉट हैं और इसके पीछे वजह यह है कि यही असली तापमान होगा। अगर तीसरे चरण की बात करें तो शरद यादव एक बड़े चेहरे, लेकिन इसके अलावे बड़े चेहरे कम दिखते हैं चूंकि बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका कम दिखती है। लेकिन ये जो सीटें हैं, ये जो नेता खड़े हो रहे हैं, ये सारे के सारे नेता बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपनी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें तो विरोधी दल के नेता हुआ करते थे, वो मंत्री भी रहे तो वरिष्ठ मंत्री रहे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आप बात करें अशोक राम के तो वो अभी भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो दिलकेश्वर राम के लड़के हैं। अगर बात करें नित्यानंद राय की तो वो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर बेगूसराय चलें तो गिरिराज सिंह एक बड़ा चेहरा है एनडीए के। कन्हैया कुमार के बारे में तो कहना ही क्या है, सुकांत जी अभी कह रहे थे कि नई पौध है, युवाओं की नई, एक तरह से कहिए कि युवाओं की नई सोच है कन्हैया। और ललन सिंह के बारे में जो कहिए कि उनकी जो एक राजनीतिक रही है वो मजबूत कहे जाते हैं नीतीश कुमार के, और अनंत सिंह उनके सामने में आकर के खड़े हैं उनका रास्ता रोकने के लिए। तो ये जो पांचों सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं, उम्मीदवार के दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं, और जब जातीय राजनीति की बात करते हैं तो जातीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। दरभंगा में अल्पसंख्यक की राजनीति, यही चीज जरा सुकांत जी से समझते हैं। सुकांत जी, अगर हम इन पांचों सीटों को देखें, डायरेक्ट फाइट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बड़े गठबंधन जो हैं आमने सामने, उनके बीच भीतरघात की भी तस्वीरें दिखाई देती रही टिकट को लेकर। वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? और बेगूसराय में तो त्रिकोणात्मक संघर्ष है, फायदा नुकसान किसको, किस तरह से उसको देखें अभी तक की जो स्थिति है? भीतरघात की, एक तो बेगूसराय के बारे में हम अलग से जवाब देंगे। कुछ सवाल आपने उठाए थे इसके पहले वामपंथ को लेकर के, वो सवाल ज़्यादा गंभीर चर्चा की मांग करता है और उस पर हम जवाब देंगे आपको। लेकिन इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस पर बता दूं मैं आपको, कोई ऐसी सीट नहीं है जो भीतरघात से वंचित है। अब यह इन दलों के नेताओं पर निर्भर करता है कि भीतरघाती ताकतों पर वह कितना नियंत्रण रखते हैं। जैसे दरभंगा आप मान लें, दरभंगा में दोनों उम्मीदवार को भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, दोनों को उसकी आशंका है और गंभीर आशंका है। उसी तरह उजियारपुर में आप देखें तो उजियारपुर में भी आशंका है दोनों को। कोई ऐसी सीट नहीं है, उस लिहाज से कहिएगा तो समस्तीपुर में कम है, उससे ज़्यादा अधिक
उजियारपुर में है, लेकिन दरभंगा में सबसे अधिक है और बेगूसराय में भी अधिक है। दोनों गठबंधन को वहाँ पर तनवीर हसन को भी वह संकट होगा और वह गिरिराज जी को भी संकट होगा भीतरघात का। तो भीतरघात तो एक आम बीमारी है, यह पार्टियों के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि इन ताकतों को कैसे वो नियंत्रित करते हैं, लेकिन है वो सब जगह है। नहीं तो क्या इससे जो लड़ाई जो है वो सीधे सीधे के बजाय त्रिकोणात्मक या बहुकोणीय भी हो सकता है? नहीं, ऐसी परिस्थिति में अभी त्रिकोणीय लड़ाई एक ही जगह दिखती है, वो बेगूसराय है। ये अंत तक जाएगी, बाकी कहीं त्रिकोणीय लड़ाई नहीं रहेगी। अगर दरभंगा में राजद के बागी अली अशरफ फातमी खड़े नहीं हो जाते हैं, हाँ, तो त्रिकोणात्मक लड़ाई अंततः एक ही जगह रहेगी, वो बेगूसराय है। हाँ, वही जैसे अली अशरफ फातमी हैं, कीर्ति आजाद को टिकट नहीं मिलना, तो ये सब कुछ फैक्टर होता है क्या? नहीं दिख सकता है क्या? कीर्ति आजाद को टिकट नहीं मिलने से भीतरघात की आशंका उतनी नहीं है जितनी गोपाल जी ठाकुर को टिकट मिलने से भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। लेकिन गोपाल जी ठाकुर तो बीजेपी के पुराने वर्कर हैं वहां पर, ये भी बताया जा रहा है। तो नए वर्कर नहीं है, इसलिए नया पुराना नहीं होता। देखिए, चुनाव लड़ने का अब जो एक बन गया है नॉर्म कि आप कितने प्रभावशाली हैं, नए हैं, पुराने हैं, यह नॉर्म नहीं रहा। दो ही चीज नॉर्म है कि कितना आप धन खर्च कर सकते हैं और आप कितना प्रभावशाली हैं। तो यह टिकट पाने का एक तरीका लोग मान लेते हैं और उसी में लोग कहते हैं, कोई आदमी, किसी जाति का आदमी कहता है कि हमको टिकट नहीं मिला तो इस जाति का अपमान हो गया, हमको टिकट नहीं मिला तो इस धर्म का अपमान हो गया। ये लोग, ये पराजित लोगों का एक अपना अपना तर्क होता है। लेकिन मूलतः टिकट, चुनाव में उम्मीदवारी धन और प्रभाव पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल, और यही है, और इसीलिए हम अलग अलग जो फेज हैं उसका आकलन कर रहे हैं। और चौथे दौर के कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी अधिसूचना जारी होने के साथ, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर है। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन इतना जरूर है कि बेगूसराय में त्रिकोणीय संघर्ष और बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें सीधा सामना एनडीए और महागठबंधन के बीच अभी तक की तस्वीर देखने को मिल रही है। चुनाव बहुत रोचक है, 2019 का चुनाव बहुत रोचक है। हम चर्चा इस पर आगे करते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही। शुक्रिया हमारे साथ सुकांत जी जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका भी अशोक जी।